कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा तिरंगे की आन है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे ये तिरंगा, हम लहराएंगे ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। इसी भावनाओं के साथ आज हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पे। हमारे सभी यूट्यूब के श्रोता और दर्शक और हमारे देश के सभी दर्शक और भारतवासी सबका स्वागत करते हैं रिपब्लिक डे के अवसर पे। और हमारे सामने सभी गणमान्य नागरिक और सभी अतिथिगण आज हमारे बीच यहाँ पे उपस्थित है। हम 4-5 दोस्त यहाँ पे उपस्थित हैं जो गणतंत्र दिवस को एक रूम में कमरे में मनाने की चेष्टा रखते हैं और मनाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम लोग मनाते हैं अपने घर पे होली, दिवाली और भी कई त्योहार जो मनाते हैं, उसी तरह हम लोग ये एक पहल ले आने की कोशिश करेंगे कि आप लोग सब लोग इसी तरह कार्यक्रम आप अपने अपने घरों में आयोजित करेंगे जिस तरह हम आगे करने वाले हैं। इससे राष्ट्रीय भावना आप जागृत होता है देश में और बच्चों में भी विकास होता है। तो इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हम आज गणतंत्रता दिवस की इस पर्व को मनाने की कोशिश करेंगे। तो आज हम थोड़ा सा पहले यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि आखिर गणतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे की कहानी हमारे कई यहाँ पे मित्र हैं, साथी हैं, वो लोग साझा करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम कुछ अपने मित्रों का चयन किए हैं और हमारे जो यहाँ पे उपस्थित हैं वो आपको जानकारी देंगे। तो इसी क्रम में मैं बढ़ते हुए आज ये बताना चाहता हूँ कि आखिर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी और क्यों ये डेट चूज किया गया या फिर क्यों इसका चयन किया गया। तो इसके पीछे की थोड़ी सी मैं कहानी बता देता हूँ। उसके कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कुछ मित्र आएंगे, वो कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का दिवस जो है 1930, एक सन आपको याद रखना होगा, वहां से इसको लिया गया है आज के दिवस को। तो इसके बीच की कहानी कुछ हमारे मित्र बताएंगे। तो इसी क्रम में मैं अपने एक मित्र जो कि हमारे सहयोगी और साथी हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि गणतंत्र दिवस के अवसर पे अपने यहाँ पे विचार व्यक्त करें और राष्ट्र भावना को प्रेरित करें और राष्ट्र भावना में अपना संदेश अग्रसर करें। माननीय कमल जी को मैं बुलाना चाहता हूं कि वो आए और अपने 2 शब्द या फिर अपने भावनाओं को यहाँ पे संदेश के रूप में देश में जागृत करने की कोशिश करें। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को 26 जनवरी और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि सभी लोग इस पावन पर्व को खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जैसा कि आपको विदित है कि हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए तथा देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे नियमों की जरूरत थी जिससे हमारा देश अग्रसर रहे और विकास की ओर लगातार बढ़ता रहे। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने 26 जनवरी 1950 को एक ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत किया जिसे हम संविधान के नाम से जानते हैं और उसी में लिखे गए नियमों के आधार पर ही हमारा देश आज चल रहा है और यहाँ तक प्रगति कर। लेकिन इस संविधान निर्माण की यात्रा की शुरुआत सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, जहां तक लगभग 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हुआ और हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का शासन चालू हुआ। यहाँ से ब्रिटिशों ने हमारे ऊपर 1947 तक लगभग शासन किया। इसके बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इन्हीं बीच जब तक अंग्रेजों ने शासन किया उनके बीच में ही बहुत सारे आंदोलन किए और संविधान निर्माण की बात की और संविधान लागू करने की बात की। तो सबसे पहले जो आज यह 26 जनवरी का दिन है, इसके लिए 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की गई। रावी नदी के तट पर वहां पर तिरंगे झंडे को फहराया गया और यह प्रण लिया गया कि जब तक हमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो जाती है तब तक हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। और उसी का परिणाम है कि अंग्रेजों ने
धीरे धीरे हमें संवैधानिक विकास दिया और धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसका परिणाम हुआ कि 15 अगस्त को 1947 को हमें एकदम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस बीच में 1942 में कैबिनेट मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन, 1946 में कैबिनेट मिशन, फिर फाइनली एक स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता एक्ट बोले वो आया, जो 15 अगस्त 1947 को हमें स्वतंत्र कर गया। फिर हमारे देश के नेताओं के सामने एक बड़ी विडंबना थी कि हम अपने देश के संविधान को कैसे निर्मित करें। तो जो पिछले पुराने लगभग एक्ट आए हुए थे उनका थोड़ा थोड़ा अनुसरण करते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संविधान को बनाया, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव 1935 के एक्ट का है, जो लगभग 250 आर्टिकल हुबहू ले लिए गए, जिसका परिणाम आज ये हुआ कि आज हम लगभग जो 1935 के एक्ट हैं उन्हीं के हुबहू नियमानुसार अपने देश का संविधान चला रहे हैं। क्योंकि हमारे सामने एक ये बात थी कि हम अपने संविधान को कैसे चलाएं। अगर हम नई व्यवस्था लाते हैं तो फिर से एक नया और सबको उससे परिचय कराना पड़ेगा, लेकिन हम जो पहले से नियम लागू थे उनसे भली बात परिचित थे, इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने 1935 के अधिनियम का अनुसरण किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे संविधान निर्माताओं में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के संविधान निर्माताओं में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये बहुत ही बड़े विद्वान थे जो एक ऐसी रूपरेखा तैयार करना चाहते देश के लिए जिससे हमारा संविधान कभी या हमारे देश का अग्रसर विकास ही होता रहे। देख लीजिए, हमारा संविधान एक जीवित संविधान की तरह है, जिसमें समय समय पर भी संशोधन भी किए जा सकते हैं। समय की मांग और लोगों की मांग के अनुसार हमारे संविधान में संविधान संशोधन का भी प्रस्ताव है। इस तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बहुत बड़े और लिखित और विस्तृत संविधान का निर्माण किया, जिस हमारे संविधान निर्माताओं की आप सोच को उसकी प्रस्तावना में ही देख सकते हैं। जिस प्रकार से तीन प्रकार के न्याय की बात की गई है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, और 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की और 2 प्रकार की समता की बात की गई है, और व्यक्ति के प्रतिष्ठा की भी बात की गई है। इसलिए और देश की अखंडता को बनाए रखने का भी मूल इसमें निहित है। अगर जब हमारे संविधान के प्रस्तावना में ही ये इतनी बहुत जरूरी बातें लिखी गई हैं, तो हमारे जो संविधान के अंदर की बात है उसमें कितना गहराइयां होगी। इसलिए मैं आप लोगों से अपनी बातों का यहीं पर थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हुए यह कहूंगा कि जितना आप लोग धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, अगर साथ ही साथ इस संविधान के भी अध्ययन करेंगे तो हमारे जो समाज है, हमारा जो देश का विकास है और तेजी से हो सकता है। इसलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए कुछ 2-4 लाइनों के साथ आपको आगे बढ़ने का रास्ता देता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम, ये आगाज आएगा, मेरे लहू के कतरे कतरे से इंकलाब आएगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार यहाँ पर संदेश कमल भाई का दिया गया है। न जियो धर्म के नाम पर, न मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत की धर्म वतन, जियो वतन के नाम पर। ये संदेश देते हुए कमल भाई ने बहुत ही अच्छी यहाँ पर बातें बताई हैं और 26 जनवरी की उपयोगिता को बताया है कि कैसे कैसे संविधान का विकास हुआ, कैसे कैसे संविधान आज जो स्थिति निर्मित है। हम आज देखते हैं, आपको कहीं भी आप सुरक्षा महसूस करते हैं। आप कहीं अगर बाहर निकल जाएं, रोड पे चल रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, आपको एक सुरक्षा महसूस होती है कि ना हमको कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर सकता, ना कोई भ्रष्टाचार कर सकता, ना कोई जबरन हमसे कोई कार्य करवा पाता। ये केवल और केवल हमारे संविधान के द्वारा ही आपको ये सिक्योरिटी महसूस हुई है। अगर इसमें आपके साथ कोई गलत करता है तो आप
निश्चित रूप से आपके लिए संविधान में वर्णित है, कोर्ट है, न्यायालय है, तो आप वहां पहुंच सकते हैं। ये एक कॉन्फिडेंस देता है। और मान लीजिए कि अगर आपके पास ये संविधान नहीं होता तो आप लोग कैसे, एक जीवन कैसे निर्भर था एक दूसरे पे, मतलब आप किसी का कहना मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो उसकी सजा मिलेगी। और आज ऐसा नहीं है, आज सबको समानता है। इसीलिए संविधान में वर्णित है जो मूल अधिकार 6, इन्हीं को यहाँ पे संविधान में वर्णित किया गया है कि आप सब लोग अपना अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी पाए, अपने अधिकारों के साथ जी पाए। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंस है संविधान की हो जाती है। गणतंत्र दिवस मनाने का यही हमारा वो है। देखिए, आप लोग, एक परिवार है, एक गांव है और एक स्कूल है, वहां पे हम लोग सारी तरह की शिक्षाएं देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सभी से अपील भी करता हूं कि आप धीरे धीरे संवैधानिक जो भावना है एक बच्चे पे, एक व्यक्ति पे, वो दी जाए शुरू से, और वो उनको मौलिक अधिकारों के बारे में बताया जाए। मौलिक अधिकारों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे संविधान में वर्णन है मौलिक कर्तव्यों का, जो 11 हैं, उनको आप जिस तरह आप धर्म की किताबों में आप कुछ भी याद करवाते हैं, उनका पोयम याद करवाते हैं, उनकी कहानियां, स्टोरी देते हैं, इसी तरह संविधान के मौलिक कर्तव्य को आप बच्चों पे और अपने आसपास का एनवायरनमेंट में फैलाने की कोशिश करें और कर्तव्यों को याद करवाएं और उन कर्तव्यों का अनुसरण करने के लिए उनको प्रेरित करें। जैसे कि कुछ मौलिक कर्तव्य सामान्य है, जैसे कि आप पब्लिक प्लेस का कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। बच्चे जैसे चलते रहते हैं रोड में, कुछ भी फेंकते हैं, स्ट्रीट लाइट तोड़ते रहते हैं, ये सब नहीं करना है। उसके बाद अपना जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है उसका सम्मान करना है और एक दूसरे के और मानवता को फैलाना है और साइंटिफिक टेम्परामेंट का इम्प्रूवमेंट करना है, तो विकास की ओर जाना है। ये सारे बहुत सारे कर्तव्य हैं, उनको आप लर्न करें। आपने देखा होगा, ध्यान दिया हो नहीं दिया हो, किताबों में जो पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक कोई भी, उसमें पीछे लिखा रहता है मौलिक कर्तव्य, पूरे वर्णन रहते हैं और हमारे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, ये सब लर्न कराना सीखना चाहिए, तभी असल में हमारा गणतंत्र मनाने का उद्देश्य पूर्ति हो पाएगा। अभी मैं धीरे धीरे आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि गणतंत्र दिवस पे झंडा को फहराया जाता है कि ध्वजारोहण किया जाता है? ये सवाल आपके लिए है। अभी आप सोच के बताएंगे, ध्वजारोहण किया जाता है कि झंडा फहराया जाता है, या फिर एक ही है दोनों? तो धीरे धीरे इसका सवाल मैं आगे देता जाऊंगा। आगे कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं इस प्रोग्राम में नीलेन, जो कि हमारे काफी विद्वान आदमी हैं, काफी संविधान की समझ रखते हैं और अपने व्यक्तित्व के माध्यम से आप लोगों पे ये अपना ज्ञान डिलीवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है 26 जनवरी की, क्या नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक स्वाधीनता और एक शब्द होता है गणतंत्र, इसमें क्या अंतर है? बहुत लोग यूज कर देते हैं स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस, तो इसके लिए आगे हम बताना चाहेंगे। फिलहाल नीलेन भाई। धन्यवाद विपिन सर। आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं 74वां गणतंत्र दिवस बनाने के लिए। यहाँ पर उपस्थित हमारे मित्रगण और हमारे देश में निवास करने वाले देशवासियों को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम अपने देश के उन सभी महान नेताओं और सेनानियों को सलाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें यह भारत देश का एक मूल ढांचा बना के दिया है, एक समाज। जैसा कि हम सबको जानकारी है कि आज भारत देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज के दिन हमारा संविधान लागू किया गया था। आपने कभी सोचा है क्या कि 26 जनवरी ही क्यों चुना गया? मैं बता देता हूँ। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, देश के महान नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आज़ादी, स्वाधीनता की, पूर्ण स्वराज की मांग की थी। रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने, स्वाधीनता, पूर्ण स्वराज की मांग के लिए तिरंगा झंडा फहराकर अपनी मांग को बुलंद की थी।
और यह प्रण किया था कि अब हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक अंग्रेजों से पूर्ण आजादी नहीं ले लेते हैं। इसीलिए हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया था, जिसकी अध्यक्षता की थी प्रारूप समिति में डॉक्टर संविधान के ज्ञानकार, बहुत बड़े ज्ञाता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संपूर्ण संविधान लागू किया गया। इसीलिए हम 26 जनवरी 1950 को प्रति वर्ष तिरंगा झंडा फहराकर हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। बस ये मैं अब अपनी आगे की कड़ी में कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देने से पहले 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। मिट्टी की खुशबू देशभक्ति की फुहार, मिट्टी की खुशबू देशभक्ति की फुहार, हाथों में तिरंगे भारत माता का प्यार, हाथों में तिरंगे भारत माता का प्यार, राष्ट्रगान की धुन और शुभकामनाओं की बौछार। मुबारक हो आपको गणतंत्र दिवस का त्योहार। जय हिंद, जय भारत। नीलेंद्र भाई ने यहाँ बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दी। अपने ज्ञान के माध्यम से उन्होंने ज्ञान को प्रभावित किया, जिससे हम जान पाएंगे आखिर हम जाने कि क्यों मनाया गया गणतंत्र दिवस। उन्होंने बताया रावी नदी के किनारे पहली बार पूर्ण स्वराज की जब बात की थी, उसके बाद से वो डेट चुना गया। उस डेट के महत्व को बढ़ाने के लिए 26 जनवरी को चूज किया गया। तो देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले बात किया थी स्वाधीनता और गणतंत्र। तो स्वाधीनता उस समय जब हम मनाए थे, तो उस समय जब 1930 में पहली बार मनाया गया था, तो उसको हमने स्वाधीनता दिवस का नाम दिया था। स्वाधीनता दिवस क्यों दिया गया था? क्योंकि उस समय जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हम स्वाधीनता की मान अपने आप में होने की बात कर रहे थे कि हमको स्वाधीन बना दो, सेल्फ डिपेंडेंट वाला बना दो। लेकिन वो स्वाधीनता जो शब्द है, ये किसी न किसी के अंदर रहने की बात करता है। उसके बाद जब 1950 में हो गया, संविधान हमारा बन के तैयार हो गया, राष्ट्रपति जी के साइन किया गया, एक डेट चूज करने की बात आई, तो उसमें हम स्वाधीनता शब्द नहीं बल्कि गणतंत्र को प्रायोरिटी दिया। क्योंकि गणतंत्र का मतलब ही होता है सबके द्वारा, सबका पार्टिसिपेशन होना। सब अगर कोई हम सरकार बना रहे हैं, कोई अगर मुखिया तैयार कर रहे हैं, मुखिया चुन रहे हैं, तो उसमें सबकी सहभागिता रहेगी। तो इस तरह हमने गणतंत्र शब्द का यूज किया। अब हम बात करेंगे कि मैंने कुछ देर पहले पूछा था कि ध्वजारोहण और ध्वजा फहराना क्या एक ही है? सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कोई बताएं। ध्वजा 15 अगस्त पर फहराया जाता है और ध्वजारोहण जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे। हमारे एक मित्र ने बहुत ही अच्छी कोशिश की है बताने की, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त का झंडा फहराना, ध्वजारोहण किस तरह होता है और 26 जनवरी का किस तरह होता है। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस होता है। कृपया मैं ये मैसेज सभी को देना चाहता हूँ कि जो स्कूल हैं हमारे लोकल लेवल पे, गांव में और हर जगह, जिनको ये जानकारी है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं है तो मैं ये कुछ पॉइंट ऐसे छोटे छोटे देना चाहता हूँ जो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की ये राष्ट्रीय पर्व है, इनको और ही ज्यादा मजबूती प्रदान करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, स्वतंत्रता दिवस में हमेशा ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण का करना ये मतलब होता है कि जब आपने देखा होगा अपने स्कूलों में कि झंडा हमेशा जब वो रस्सी से खींचते हैं तो नीचे से चढ़ के ऊपर जाता है और फिर उसके बाद फहराता है, तो इसको हम बोलते हैं ध्वजारोहण। और जो गणतंत्र दिवस में आपने झंडे पे कभी ध्यान दिया होगा, तिरंगे झंडे पे, तो ये हमेशा इसको ध्वजारोहण वहां पे नहीं किया जाता है, नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाता है, हमेशा वहां पे फहराया जाता है। आप वहां पे सीधे झंडा लगा देंगे और वो फहराता रहेगा। ये एक बेसिक अंतर है। 26 जनवरी के दिन ये किया जाता है और ध्वजारोहण हमेशा 15 अगस्त में किया जाता है। तो ये स्कूलों में छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान देने हैं, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि स्कूलों में यही हर बार झंडा को नीचे से ऊपर ले जाया जाता है। ऐसा नहीं है।
तो यही मैं बताना चाहता हूं कि जो गलतियां नहीं करें, क्योंकि मैंने कई बार महसूस किया है कि ध्वजारोहण हर बार कर दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं। और एक दूसरा अंतर मैं बताना चाहता हूँ, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के इस प्रोग्राम में क्या क्या अंतर रहते हैं। अब मैं आपसे एक बार फिर से सवाल पूछूंगा कि क्या आप बताइए ज्यादा धूमधाम से कौन सा मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस? इसमें अलग अलग मत हो सकते हैं सबके, लेकिन आपको ज्यादा क्या लगता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस। कुछ लोगों का मानना है स्वतंत्रता दिवस और कुछ लोगों का मानना है गणतंत्र दिवस। उसके एक सप्लीमेंट्री सवाल मैं पूछना चाहता हूं, और कि ये जो झांकियां हैं ये कौन से उसमें निकाली जाती है, स्वतंत्रता दिवस में, गणतंत्र दिवस में? गणतंत्र दिवस। स्वतंत्रता दिवस में कुछ मित्रों का कहना है स्वतंत्रता दिवस, कुछ मित्रों, लेकिन मेरा ये मानना है, जहां तक मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है और आप लोग भी ऑब्जर्व करेंगे, कि गणतंत्र दिवस जो है वो ज्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पर्व है। एक तो उसका दो रीजन है, क्योंकि उस समय मौसम अगस्त का रहता है, तो बारिश का महीना रहता है, तो इतनी व्यवस्था हो नहीं पाती। और गणतंत्र दिवस जो कि खुले मौसम में होता है, और गणतंत्र इसलिए उसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस अपने आप में एक बहुत अच्छा शब्द है। इसका मतलब है कि हम आजादी के बाद हम गणतंत्र हो गए, हमारे लिए रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, हर तरह की नियम हो गए, कायदे हो गए। और आपने देखा होगा झांकियों का निकालने का जो नियम है वो भी गणतंत्र दिवस में ही है मोस्टली। आपने और एक और अंतर मैं बताना चाहता हूं यहीं पे, कि स्वतंत्रता दिवस जो है ये कहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ पे झंडा फहराया जाता है गणतंत्र दिवस? फिर से सवाल, जो लोग हमको इस माध्यम से देख रहे हैं वो भी सवाल का उत्तर दे। स्वतंत्रता दिवस के झंडा कहाँ फहराया जाता है और गणतंत्र दिवस के? स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर, और गणतंत्र दिवस पे राष्ट्रपति पद पे। देखिए, अब यहीं पे आप बहुत लोगों को मालूम है कि स्वतंत्रता दिवस में से सुनते हैं कि स्वतंत्रता दिवस पे मोदी जी ने या फिर किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले से झंडा फहराया। बिल्कुल सही है। और कुछ लोगों को अभी ये भी नहीं मालूम होता कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कहाँ झंडा फहराया जाता है। तो ये एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ। ये जानकारी है कि राजपथ में, जो दिल्ली में राजपथ बना हुआ है, वहां पे गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराया जाता है, जिसका अभी हाल ही में भारत सरकार ने नाम बदल के कर्तव्य पथ का संज्ञा दिया है। तो ये कुछ अंतर हैं जो हमें छोटे छोटे अंतर जो पता होना चाहिए, बच्चों को जानना चाहिए। स्कूलों में ये पता होने चाहिए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को मनाने का क्या क्या तरीका है, क्या कैसे नहीं। और देखिए, और एक और यहीं पे सवाल आता है, चर्चा हुई है, तो स्वतंत्रता दिवस पे जो झंडा फहराते हैं वो कौन फहराता है और गणतंत्र दिवस पे कौन फहराता है? स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति। बिल्कुल सही। ये एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पे भारत के प्रेसिडेंट द्वारा झंडे को फहराया जाता है और वहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका एक ये लॉजिक था कि क्यों, तो हम जैसा जानते हैं कि हमारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और प्रधानमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। तो वो जब स्वतंत्रता मिली तो वहां पे स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडे को फहराया। उसके बाद तब तक हमारा संविधान नहीं बना था और संविधान नहीं लागू हुआ था। उसके बाद जाके 1950 में संविधान लागू होता है, और फिर उसके बाद संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं हमारे राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने झंडा फहराया था। उसके बाद से आज तक ये परंपरा है कि हमारा जो है राष्ट्रपति जी गणतंत्र दिवस पे झंडा फहराएंगे। ठीक, उसके बाद अब मैं बात करता हूं, अभी एक दो तथ्य और हैं हमारे पास, उनको भी जानकारी हम देंगे। तब तक हमारे लिए बहुत देर से प्रोग्राम में कुछ रंगारंग कार्यक्रम नहीं हुआ है, उसी के आगे बढ़ाने के लिए मैं अपने एक बहुत ही सांस्कृतिक व्यक्ति, देशभक्त और तमाम दार्शनिक विचार के प्रवृत्ति के इंसान, और कई सारे हमारे जो भारत की परंपरा है, संस्कृति है, यहाँ पे बहुत सारे आचार्य हुए,
बहुत सारे विचारों को सम्मिलित करते हुए व्यक्तियों का प्रभाव जिन पे पड़ा है, सीपी भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए और अपने जो भी विचार हैं, जो भी सॉन्ग है, गाना है, जज्बाती किस्म के थोड़ा इंसान हैं, तो उनको मैं एक शायरी के माध्यम से बुलाना चाहूंगा। अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून न खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इसी भावनाओं के साथ मैं सीपी भाई को आमंत्रित करना चाहता हूं, आए और अपनी प्रस्तुति दें। सबसे पहले सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं गणतंत्र दिवस पर अपने एक छोटे से संगीत के माध्यम से एक छोटे से संगीत प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शान ते का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शान ते का उन्नति का प्यार का चमन। मैं इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जिसके वास्ते निसार है तेरा मतन मेरा मन। बस, और एक बार पुनः सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर सीपी भाई का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में जहाँ पे थोड़ा शिथिलता आ गई थी वहाँ पे एक जोश भरने का काम किया। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का ये चमन। इसके माध्यम से एक बार आप लोग फिर से जागृत हो उठे होंगे कि किस तरह से हमारे देश को ये गणतंत्र दिवस मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने मित्रों से किसी से और पूछना चाहता हूं कि कोई सॉन्ग, कोई गाना, कोई प्रस्तुत करना है तो आप आ सकते हैं। है तो एक वाक्य कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये बुलबुलें हैं मिसके, ये गुलसिता हमारा। मोहम्मद इकबाल ने कहा था। ये भारत देश की एक ब्यूटी को बताने के लिए कहा गया था कि किस तरह हमारा देश कितना अच्छा प्यारा है, यहाँ पे कितनी सद्भावना है, कितनी एकता है, कितनी अखंडता में एकता, मतलब डाइवर्सिटी में यूनिटी कितनी सारी है। आप अगर भारत देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे तो बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं और लॉट्स ऑफ कल्चर है वहाँ पे बहुत सारे कि आप। लेकिन ये देखिए भारत देश कितना यूनिटी के साथ रहता है। 28 राज्य है यहाँ पे, लेकिन सब मिलजुल के रहता है। अगर बात आ जाए कभी, आप देखिए इंडियन आर्मी का जाके माहौल देखिए, कितना अच्छे से रहते हैं वहाँ पे। हर तरह के हर राज्य से लोग आते हैं, हर कौम के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भारत की ही देन है कि मतलब भारत ने ये सब सारे बना रखे हैं कि इस तरह हम लोग रहते हैं। तो इस तरह भारत की सुंदरता को आप लोग पहचाने। और मैं तो ये कहता हूं कि आप लोग बहुत लकी हैं, आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं कि भारत जैसी कंट्री में आप जन्म लिए हैं। क्योंकि आप अगर दूसरे देशों में जाएंगे देखेंगे तो वहां को आपको कहीं कहीं तो ऐसे है कि न बोलने की आजादी है, ना आप फ्रीली मूव कर सकते हो, कहीं चल सकते हैं, ना आप कोई एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं। यहाँ पे तो ये है, संविधान में तक वर्णन है कि आप बढ़िया से आप जो भी बोलना हो, तो यहाँ तक लोग कुछ अभद्र भाषाओं का भी यूज करते हैं किन्हीं बड़े आदमी को, किन्हीं गणमान्य नागरिक को, लेकिन यहाँ पे उनको भी सजा का प्रावधान नहीं है, कहीं ना कहीं से वो छूट जाते हैं। तो हमारा संविधान बहुत ही
बड़ा और बहुत ही अच्छा, ये जादूगर टाइप का है। आप कहीं से कहीं अगर आप गलती करेंगे तो उससे निकलने का भी ऑप्शन वही देगा। तो इस तरह आप लोग काफी किस्मत वाले हैं कि भारत देश में पैदा हुए हैं और हमारा संविधान है और संविधान के तहत हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अभी एक प्रस्तुति कमल भाई के मन में जागृत हुई है कि वो आएंगे और अपना कुछ परफॉर्मेंस देंगे, तो फिर से मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं अपनी इन 4 लाइनों के माध्यम से अंतिम संदेश देना चाहता हूँ कि हमको रुकना नहीं है, चलते ही चले जाना है। तो मेरी ये पंक्तियां इस प्रकार हैं। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। हम ना मांगे सोने के घर, हम ना मांगे सोने के घर, चांदी से हमको मोहब्बत नहीं। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। जय हिंद, जय भारत। कुछ बोलते हैं। अब इस अंतिम क्षणों में जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूं, और वो हैं हमारे जो अभी तक एंकरिंग कर रहे थे, वो भाई साहब आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे आपके सामने। और उनका नाम है विपिन शुक्ला। बहुत ही अच्छी भावना। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। ये भावना एक बहुत ही एक भारतीय में हो सकती है, एक आत्मज्ञानी में एक संतोषजनक स्थिति को ये बताती है कि अगर आपको कोई काम में मेहनत कर रहे हैं, अगर वो नहीं मिले तो उससे फिर दूसरा रास्ता निकालने का जो भावना है, ये भारतीयों के अंदर है। और ये कहीं ना कहीं हमारा भारत देश का संविधान से ही आया है। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले ये बताया कि भारत का संविधान ही आपको ऐसे प्रोविजन देता है, ऐसे रास्ते बताता है कि आप अपराध भी करें, आप गलत काम भी अगर धोखे से हो गया तो उससे कैसे बचे, कैसे उससे रास्ता निकाल के जाए। तो कमल भाई ने जो बोला कि हमें चांदी सोने से मोहब्बत नहीं है, हम तो सिर्फ अपने देश के एक सच्चा सेवक हैं और अपने कर्म पे विश्वास करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यहीं पे हम कुछ लाइनों के साथ इन करना चाहते हैं कि तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, तट पर बैठे बैठे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, चाहे जितना भी मुश्किल, मंजिल पाना अब जरूरी है। इन्हीं भावनाओं के साथ हम एक बार फिर से अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को आप लोग आज के इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप लोग कहीं कहीं स्कूलों में लोग बच्चे जा पाते हैं, कहीं नहीं। आज मैंने ये अभाव देखा है कुछ विगत वर्षों में कि ये कार्यक्रम हम लोगों के जमाने में पिछले कुछ दौरों में ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से आयोजित होता था। लोग सुबह से तैयार होते थे अपना झंडा बनाने के लिए, एकदम कागज के झंडे, टोपी, नेहरू जी वाला और गांधी जी की लाठी, ये सब ड्रेसअप में जाके मनाते थे और फूल और वगैरह सब। काफी उत्सुकता होती थी कि आज मिठाई मिलेगी, लाई मिलेगी। लेकिन आज के बच्चों में मैंने ये देखा है कि इसकी उत्सुकता कम हो गई है। इसका रीजन है कुछ हमारे जिनको बोलते हैं साइंस का वरदान और अभिशाप भी है। इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है। तो बच्चे और घर के गार्जियन भी आजकल व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया में तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसको नहीं मनाते। इससे हम देखा गया है कि बच्चों पे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना का ह्रास हो रहा है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ। हम लोग 4-5 दोस्त जो थे
वो उन्होंने यही आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग भी, मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरह दिवाली और होली आप लोग मनाते हैं घर में, इसी तरह एक कमरे में एक साइड में आपका जो हॉल होता है उसमें आप प्रॉपर रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे को भी सेलिब्रेट करें। 1 से 2 घंटे आप दीजिए वहां पे राष्ट्रगीत, राष्ट्र भावना और अपने हमारे जो पहले स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं और देश के गणतंत्र बनाने में जिन्होंने योगदान दिया उनके व्यक्तित्व का वहां पे वर्णन करें और अपने बच्चों पे और विकास करें और उनको उस माध्यम से आप उनको जानकारी देंगे तो एक राष्ट्र निर्माण में एक अच्छी भावना का विकास होगा और हमारा देश आगे की ओर अग्रसर होता रहेगा और हमारे देश की एक पहचान पूरे विश्व में अलग ही बनी रहेगी। तो मैं आशा करता हूं कि इस पहल को और इस मैसेज को आप लोग गंभीरता से लेंगे और अब इस साल से अभी से प्रण करेंगे कि हम आने वाले समय पे इसको एक पर्व की तरह मनाएं। अगर आप स्कूल है पास में, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑफिस है, वहां मना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और कोशिश करें कि हर घर, जिस तरह हर घर तिरंगा हुआ इसी तरह हर घर राष्ट्रीय पर्व को भी मनाने की हम चेष्टा करें और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।